नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे नौकरशाही के राजनीतिकरण की। ये बात कोई नई नहीं है। बहुत पहले से बहुत से तमाम नौकरशाह ऐसे हैं जो कि राजनीति में आए हैं। नौकरशाही से यानी जो सर्विस में रहते हुए इस्तीफा दे करके भी बहुत से लोग राजनीति में आए हैं। बहुत से लोग रिटायरमेंट के बाद उन्होंने राजनीतिक पारी खेली है। इसमें कोई ना तो नई बात है और ना ही ये कोई गलत बात है। चूंकि नौकरशाह जो होते हैं ये सरकार चलाने वाली जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनके सबसे करीबी होते हैं। नौकरशाही में हम खास तौर पर बात कर रहे हैं आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की। चूंकि जब सरकार चलानी होती है तो मुख्य रूप से इन्हीं की बदौलत जो भी योजनाएं होती हैं, नीतियां होती हैं, वो तैयार की जाती हैं, योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं, शासन और प्रशासन चलाया जाता है। तो निश्चित तौर पर जो पार्टी सरकार में होगी उसके साथ इनके संबंध अच्छे रहेंगे। वो कई बार ऐसा भी होता है कि वो केवल एक प्रोफेशनल संबंध ना हो करके वो कई बार निजी संबंधों में भी तब्दील हो जाता है। इसमें भी कोई बुराई नहीं है क्योंकि साथ मिलकर के जब काम करना होता है, मिलते जुलते रहते हैं, तो उसमें संबंध प्रगाढ़ हो भी जाते हैं। लेकिन दिक्कत वहां है और ये चीज ठीक नहीं है कि अगर नौकरशाही में नौकरी में रहते हुए राजनीति की तरफ आपका ध्यान हो और वहीं से आपकी पृष्ठभूमि तैयार होने लगे आगे राजनीति में जाने की, तब उस निष्ठा पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या आपने नौकरशाही के दौरान जब आप अपनी सर्विस में थे, जब आपको सरकारी सेवा में काम करना था, तो क्या आप निरपेक्ष भाव से उस काम को कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो गई है और जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही कुछ नौकरशाह चर्चा में आ गए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे आईपीएस ऑफिसर 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर असीम अरुण की। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई तो ये खबर आई कि असीम अरुण ने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया है और राजनीति में जाने का मन बना लिया है। वीआरएस के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जिसको कहते हैं, कि अपनी इच्छा से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और उसकी उनको तुरंत ही स्वीकृति भी मिल गई एक दो दिन के बाद ही। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं वो शामिल, और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद उनका जो पैतृक स्थल है, पैतृक निवास स्थान है कन्नौज, वहां से उनको विधानसभा का टिकट भी भारतीय जनता पार्टी दे देगी। शायद कन्नौज सदर से टिकट देने की बात हो रही है, हालांकि ये तो अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर वो नौकरी छोड़ करके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो कमिटमेंट पार्टी की ओर से हुआ होगा। और जैसा कि खुद असीम अरुण ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की प्रशंसा की है। उससे ये तय होता है और ये भी कहा है कि अब वो दूसरी सेवा में दूसरे तरीके से राजनीति में आकर के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर ये माना जा रहा है कि कुछ न कुछ पार्टी ने उनके साथ कमिटमेंट किया है और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि शायद कन्नौज सदर से उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे। असीम अरुण की को देखा जाए तो इस तरीके के ये तेज तर्रार ऑफिसर रहे हैं, काफी अच्छे अधिकारियों में इनकी गिनती होती है। इनके ऊपर अभी तक किसी तरीके से राजनीतिक ठप्पा नहीं लगा है कि किसी पार्टी के लिए ये काम करते हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत से अधिकारी हैं जिनके ऊपर किसी न किसी पार्टी के साथ उनके जुड़ाव की चर्चा होती है। कई बार तो कुछ लोगों के ऊपर ऐसा ठप्पा भी लग जाता है कि अमुक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ऐसा। लेकिन असीम अरुण की जहां तक बात है, अभी तक इस तरह की कोई चर्चा या कोई इस तरह की अफवाह उनके बारे में नहीं थी। असीम अरुण का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड भी, उनके पिताजी भी पुलिस ऑफिसर रहे, आईपीएस ऑफिसर रहे। उनकी भी बड़ी तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश के 2 बार पुलिस महानिदेशक रहे। यहीं से असीम अरुण की राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ अंदाज लगाए जा सकते हैं। कोई उसके पहले कोई उनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा है, लेकिन राजनीतिक करीबी उनकी जरूर यहां से पता लगती है। असीम अरुण के पिताजी श्रीराम अरुण 2 बार पुलिस महानिदेशक रहे उत्तर प्रदेश के। मायावती
के नेतृत्व में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उसी समय वो यहाँ पर 2 बार रहे। और संयोग की बात है कि दोनों ही बार मायावती की सरकार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी। यहाँ एक दिलचस्प बात और है कि असीम अरुण ने जैसे ही वीआरएस की घोषणा की, भारतीय जनता पार्टी में जाने की घोषणा की, उसके अगले ही दिन एक उनकी और तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया में। वो तस्वीर थी उत्तर प्रदेश के ही एक और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके, डीजीपी रह चुके, पुलिस महानिदेशक रह चुके डॉक्टर ब्रजलाल के साथ उनकी तस्वीर आई। डॉक्टर ब्रजलाल भी एक समय में मायावती के बहुत ही करीबी थे। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में जब सरकार थी मायावती के, उस समय वो भी पुलिस महानिदेशक रहे। 2015 में जब वो रिटायर हुए तो ऐसा माना जा रहा था कि शायद वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे, और चूंकि उनका राजनीतिक रुझान दिखाई पड़ रहा था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, बहुजन समाज पार्टी में नहीं गए। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले दिनों उन्हें राज्यसभा में भी भेजा है। तो ये दो जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो दो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि एक तो असीम अरुण के पिता श्रीराम अरुण खुद भी मायावती के करीबी रहते हुए और भारतीय जनता पार्टी के भी एक तरह से करीबी रहे, और दूसरी ओर डॉक्टर ब्रजलाल, वो भी मायावती के भी करीबी रहे और बहुजन समाज पार्टी के की जब सरकार थी तो उस समय वो डीजीपी थे। फिर भारतीय जनता पार्टी के भी करीबी रहे, तभी उसमें शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा। अब असीम अरुण भी, इनकी बहुजन समाज पार्टी की कोई करीबी तो नहीं दिखाई पड़ती, हालांकि उस समय जब मायावती की सरकार थी उस समय इनको कई पदों पर रहे, जिस पद के अनुकूल इनकी जो सीनियरिटी थी उस हिसाब से। लेकिन ऐसी कोई राजनीतिक करीबी इनकी न तो बहुजन समाज पार्टी से दिखी थी या उसकी चर्चा हुई, न ही भारतीय जनता पार्टी से। पर अब जबकि हाँ, एक बात जरूर है कि जब ये कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, जब कानपुर में कमिश्नरेट की घोषणा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और पहले पुलिस कमिश्नर बनाए गए, तब ये चर्चा जरूर हुई कि इसका मतलब कि ये योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी होंगे, तभी उस पद पर ये भेजे जा रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि इस तरह के पदों पर ऐसे ही लोग भेजे जाते हैं जिनकी या तो बहुत राजनीतिक पकड़ मजबूत होती है, बहुत तेज तर्रार होते हैं, या फिर मुख्यमंत्री की खास तौर पर वो पसंद होते हैं। असीम अरुण के बीजेपी से रिश्ते कैसे थे, ये सेवा में रहते हुए तो नहीं पता चला, क्योंकि वो इस तरह के चर्चित अधिकारी नहीं रहे कि उन पर किसी पार्टी का करीबी होने का ठप्पा लगे। लेकिन उनकी पृष्ठभूमि और क्रोनोलॉजी बता रही है कि चुनाव की घोषणा के साथ उनका वीआरएस लेना, तुरंत भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था जताना और विधानसभा में टिकट की उम्मीद लगा लेना, ये सब अचानक नहीं था, बल्कि इसकी पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी थी। चर्चाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी असीम अरुण को उस कन्नौज सदर सीट से अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है जिसे वह 2017 की लहर में भी नहीं जीत पाई थी। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के अनिल दोहरे विधायक हैं। इत्र नगरी कन्नौज में बीजेपी के एक सांसद और 3 में से 2 विधायक हैं। साल 2019 में बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने कन्नौज लोकसभा सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था, जबकि वो मौजूदा सांसद थी। 2014 में डिंपल वहीं से सांसद थी। उसके पहले अखिलेश यादव भी कन्नौज से सांसद रह चुके हैं। यानी कन्नौज सीट जो है और कन्नौज जिला भी, ये एक तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। कन्नौज सदर सीट की बात की जाए तो ये सुरक्षित सीट है कन्नौज जिले की, और पिछले 20 साल से समाजवादी पार्टी ही यहाँ काबिज है। विधानसभा में सबसे ज्यादा संख्या, यानी जो कन्नौज सदर विधानसभा है, यहाँ सबसे ज्यादा संख्या अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की है। उसके बाद मुस्लिमों की जनसंख्या है और फिर ब्राह्मणों की और अन्य जातियों की है। तो अगर यहां पर बीजेपी अपनी इस रणनीति में कामयाब हुई तो निश्चित तौर पर यह उसकी उपलब्धि होगी, लेकिन इतनी कठिन सीट से जीतने के रिस्क पर असीम अरुण का आईपीएस की नौकरी छोड़ना यह वास्तव में हैरान करने वाला है। हाँ, बीजेपी के पास उनके लिए कुछ और योजनाएं हों तो यह अलग बात है। असीम अरुण के अलावा जो 4 अन्य अधिकारी चर्चा में आए हैं चुनाव की घोषणा होने के बाद ही, आचार संहिता लगने के बाद ही,
उनमें से एक हैं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल, उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश। ये चार लोग इसलिए चर्चा में हैं कि इन चारों लोगों को इनके पद से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से अपील की है, बाकायदा पत्र लिख करके दिया है। और न सिर्फ समाजवादी पार्टी ने बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी इन अधिकारियों को इनके पदों से हटाने की मांग की है और आम आदमी पार्टी ने भी इस तरह की मांग की है। जाहिर सी बात है कि इन पार्टियों को इस बात की आशंका है कि शायद इनके रहते निष्पक्ष तरीके से काम ना हो सकें, या फिर सरकार या चुनाव आयोग जो काम करना चाहेगा चुनाव के दौरान उसको ये लोग प्रभावित करें। इसी आशंका की वजह से इन लोगों को इनके पदों से हटाने की मांग की गई है। ऐसी मांग इसलिए भी की गई है क्योंकि इन सारे लोगों को माना जाता है कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के या भारतीय जनता पार्टी सरकार के बेहद करीबी लोगों में से हैं। लेकिन इनमें कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो पिछली सरकारों के भी करीबी लोगों में से थे। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं अवनीश कुमार अवस्थी की। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद खास अधिकारियों में माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद उस समय अवनीश अवस्थी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। उनको केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से उत्तर प्रदेश बुलाया गया। अपनी टीम में जो कोर टीम थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसमें उनको शामिल किया गया। प्रमुख सचिव, उस समय उनका पद जो था वो प्रमुख सचिव का था, बाद में वो पदोन्नत होकर के अपर मुख्य सचिव बने हैं। उनको प्रमुख सचिव सूचना जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी गई और साथ ही उनको प्रमुख सचिव गृह भी बनाया गया। ये दोनों ही पद बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और कोई भी मुख्यमंत्री अपने बहुत ही करीबी, अपने बहुत ही जिम्मेदार और अपने बहुत ही जो विश्वास पात्र उनका होता है उसी को ये पद आमतौर पर दिया जाता है। कुछ दिन पहले तक अवनीश अवस्थी के पास अपर मुख्य सचिव सूचना का भी कार्यभार था, लेकिन हाथरस की घटना के बाद ये कार्यभार उनसे वापस ले लिया गया। फिलहाल वो अपर मुख्य सचिव गृह हैं और उनके पास पुलिस महकमे के अलावा जेल विभाग भी है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को ही आशंका है कि उनके रहते शायद सरकार से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए चुनाव आयोग से इन्हें हटाने की मांग की गई है। दोनों ही पार्टियों को इनके ट्वीट्स और सरकार के कामकाज की प्रशंसा के तरीके पर सवाल उठाए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि हाथरस कांड, लखीमपुर कांड और उन्नाव जैसी घटनाओं में उत्तर प्रदेश पुलिस पर दबाव बनाकर जबरन कार्रवाई हुई है और इन सब के पीछे अवनीश अवस्थी का ही हाथ है, ऐसी विपक्षी पार्टियों की आशंका है। दूसरे प्रमुख अधिकारी जो कि विपक्षी दलों के निशाने पर हैं वो हैं अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल। नवनीत सहगल ने तब अपर मुख्य सचिव सूचना का पदभार ग्रहण किया जब अवनीश अवस्थी को उस पद से हटाया गया। उसके पहले नवनीत सहगल बहुत महत्वपूर्ण विभागों में नहीं थे, बल्कि उनको केवल एक सामान्य विभागों में उनको तैनाती दी गई थी। इसलिए तैनाती दी गई थी कि वो पिछली सरकार में, यानी 2012 से लेकर के 2016 तक की जो अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी थे और अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी थे। हालांकि नवनीत सहगल के इस पद पर आने से सबको हैरानी हुई मौजूदा सरकार में जब वो प्रमुख सचिव सूचना बनकर के आए, अपर मुख्य सचिव सूचना, क्योंकि पिछली सपा सरकार में भी वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद करीबी अधिकारी के तौर पर गिने जाते थे। उस दौरान सत्तारूढ़ दल के कई विधायक तो साफ तौर पर कहा करते थे कि नवनीत सहगल तमाम मंत्रियों और विधायकों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। दिलचस्प बात यह भी है कि समाजवादी सरकार में भी उनकी एंट्री काफी देर से हुई थी, लेकिन जब हुई तो वो सरकार यानी मुख्यमंत्री की आंखों के तारे बन गए। अखिलेश यादव का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, उसको समय से पूरा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी नवनीत सहगल ने। और समाजवादी पार्टी में जब वो आए, देर से एंट्री हुई लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बन गए। इसकी वजह यह थी कि वो उससे पहले जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी मायावती के नेतृत्व वाली, उसमें भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी थे और मायावती, मुख्यमंत्री मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे।
अगले अधिकारी जो है वो है एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो भी बेहद करीबी अधिकारी हैं। मेरठ जोन के पुलिस महानिरीक्षक रहते हुए कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और कांवड़ियों के पैर दबाने को लेकर के काफी चर्चा में वो आए थे। 1996 बैच के अधिकारी, चौथे जो अधिकारी हैं जिनकी चर्चा विपक्षी दलों ने हटाने के लिए चुनाव आयोग से मांग की है, जिनको वो है 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अमिताभ यश। अमिताभ यश स्पेशल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और इस समय एसटीएफ के आईजी हैं। 1.5 साल पहले विकास दुबे के कथित एनकाउंटर की व्यूह रचना उन्हीं की निगरानी में तैयार की गई थी और ये माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ उन पर काफी भरोसा करते हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए एसटीएफ की जो प्रमुख की जिम्मेदारी थी वो उन्होंने अमिताभ यश को दी थी। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि इसके अलावा भी बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं, इन 4 नामों के अलावा भी, जिनको लेकर के और उन पर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ही काम करने के आरोप लगते हैं, लेकिन उन अधिकारियों की चर्चा विपक्षी दलों ने नहीं की चुनाव आयोग से हटाने के लिए। शायद उनको लगा कि अगर बहुत लंबी लिस्ट दे देंगे तो चुनाव आयोग भी उसको गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन उन्हें लगता है कि अगर इन 4 महत्वपूर्ण अधिकारियों के नाम दिए गए हैं तो शायद चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे और उनकी मांग को पूरी कर दे, इन अधिकारियों को उनके पदों से हटा दे।